हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे सीटेट की और एक ही क्लास में हम सारे जो भी टैग वर्ड्स होते हैं, जो भी लास्ट टाइम में आपके लिए रिवीजन के लिए जो हो सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और इसको देखकर आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप में भी कि हाँ, आप बहुत हद तक प्रिपेयर हैं, या फिर ये कह सकें कि 99% तक आप प्रिपेयर हैं। क्योंकि पेडागोजी का खेल होता है सीटेट में, कम से कम 90 नंबर की पेडागोजी और बल्कि ज़्यादा ही पेडागोजी आती है। तो आप पेडागोजी इससे बिल्कुल क्लियर कर लेंगे इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, और अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करना। सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है कोहल वर्ग। कोहल वर्ग में कई बार आप लोगों को दिक्कत होती है, तो कोहल वर्ग से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। कोहल वर्ग का पासवर्ड है आपका नैतिक दुविधा। पासवर्ड क्या है? नैतिक दुविधा। यानी कि नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा होती है जब बच्चा सही और गलत के फैसले लेने में, मतलब कि दुविधा में फंसा हो, बच्चे के सामने ऐसी डिलेमा हो जिसमें बच्चा सही गलत का फैसला ना ले पाए, दोनों ही चीजें उसे ऐसी लग रही कि सही है, आखिर करे तो बच्चा करे क्या। तो इस चीज में जब वो फंसा रहता है तो होती है नैतिक दुविधा। और एक बात आती है नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा क्या है? तो मॉरल रीजनिंग क्या होती है? मॉरल रीजनिंग होती है जब बच्चा सही और गलत का फैसला लेने के लिए जो सोचता है, जो तर्क लगाता है, जो थॉट प्रोसेस उसकी चलती है, वो होती है नैतिक तर्कणा। यानी कि नैतिक दुविधा कौन सी हुई? जब बच्चा सही और गलत के बीच में फंसा है कि क्या करे और क्या ना करे, वो हो गई नैतिक दुविधा, यानी फंसा हुआ है, दुविधा में है। तर्कणा क्या हो गई? इस तरीके के सोचने के लिए कि सही ये है, गलत ये है, या गलत ये है, सही ये है, इस बीच में जो थॉट प्रोसेस उसकी चल रही है, वो होती है आपकी नैतिक तर्कणा। इसके आगे बढ़ेंगे। कोहल वर्ग ने 3 लेवल दिए अपने सिद्धांत के, और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ये ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। सीधा सीधा एक नंबर फंस जाएगा, किसने दिया? कोहल वर्ग ने दिया। इन्होंने 3 अवस्थाएं, 3 लेवल बताए और 3 लेवलों की 2-2 अवस्थाएं बताई, सब अवस्थाएं बताई, या ये कह सकते हैं कि 3 इनकी मुख्य अवस्थाएं थी और इनकी अवस्थाओं की 2-2 सब अवस्थाएं थी, तो 6 इनकी जो है उप अवस्थाएं थी, या 3 लेवल कहेंगे तो 6 अवस्थाएं होंगी। पहली अवस्था थी इनकी, पहला लेवल था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसको कहेंगे 3 से 10 वर्ष की उम्र में या 4 से 10 वर्ष की उम्र में। इसको पूर्व रूढ़िवादी अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें बच्चा दंड से, आज्ञा पालन से, पुरस्कार से, डर, अदला बदली, टिट फॉर टैट, और इसमें स्वार्थी होता है बच्चा, अहम केंद्रित होता है। ये चीजें ध्यान रखनी है। तो दंड आज्ञा पालन से कैसे सीखेगा बच्चा? कि मम्मी पापा का डर है, मुझे क्या है, डर है कि मैं ये काम करूं, नहीं तो मम्मी मुझे डांटेंगी या मारेंगी। तो या तो बच्चा डर की वजह से सीखेगा, या किसकी वजह से सीखेगा कि दंड मिलेगा उसको, या फिर बच्चा आज्ञा पालक हो सकता है कि मम्मी ने मुझे ये कहा है और मुझे उनकी बात माननी चाहिए। तो दंड और आज्ञा पालन से सीखेगा। और अदला बदली यानी टिट फॉर टैट, ये पूछ लिया गया कई बार एग्जाम में कि टिट फॉर टैट की भावना बच्चे में कौन सी अवस्था में होती है, कौन सी लेवल में होती है कोहल वर्ग के अनुसार। तो आपसे लेवल पूछा जाएगा तो लेवल 1 होगा, और अवस्था पूछी जाएगी तो अवस्था होगी ये दूसरी, क्योंकि एक लेवल में 2-2 अवस्थाएं दी हैं, पहली और दूसरी। पहली में दंड और आज्ञा पालन, और दूसरी में टिट फॉर टैट, अदला बदली, एक्सचेंज करने की बात करेगा बच्चा कि आज मैंने अपने साथी से कह सकता है कि आज मैं तुम्हें लंच करा रहा हूँ, कल तुम्हें मुझे लंच कराना है। तो पहली स्टेज में ये बात हो गई, ठीक है, पहले लेवल में ये दोनों अवस्थाएं हैं। दूसरा है परंपरागत अवस्था या कन्वेंशनल स्टेज, 10 से 13 वर्ष मान ली है, ठीक है। इसमें गुड बॉय गुड गर्ल, परंपराएं, समाज के अनुसार सामाजिक नियम। अब देखिए गुड बॉय गुड गर्ल क्या है कि तो आप बच्चा कोई काम करेगा किस लिए कि मम्मी मुझसे कहेंगी आप तो गुड बॉय हो, या टीचर मुझसे कहेंगे आप तो अच्छे लड़के हो, अच्छे बच्चे हो। या क्लास में आप देखते हैं कि बच्चा कई बार शांत बैठा रहता है क्योंकि उसे ये शो कराना रहता है कि मैं सबसे अलग हूँ, सबसे अच्छा हूँ। तो गुड बॉय गुड गर्ल के लिए बच्चा क्या करेगा? नैतिकता सीखेगा। किसकी वजह से? कि लोग उसे अच्छा समझे। फिर ये 3rd अवस्था में होता है, और इसी की 2nd लेवल का 4 अवस्था अगर बात करें तो समाज के जो बनाए परंपराएं हैं, नियम हैं, उनको बच्चा मानने लगता है, यानी सही और गलत को मानने लगेगा। यहाँ पर थर्ड लेवल है उत्तर परंपरागत अवस्था या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये 13 से 16 वर्ष होती है, और इसमें समाज कल्याण के लिए सोचने लगेगा बच्चा। यहाँ तक क्या था? यहाँ तक यानी कि परंपराएं, जो समाज ने परंपराएं बनाई, जो समाज ने रूढ़िवादी चीजें बनाई, उनको बच्चा मान रहा है, भाई समाज के बनाए नियम है, हमें मानना पड़ेगा। लेकिन उत्तर परंपरागत यानी कि उत्तर रूढ़िवादिता में क्या करेगा? अपने नियम बनाएगा,
समाज के लिए जो कल्याणकारी कार्य होगा वो करेगा, उसके विचार व्यापक हो जाएंगे, निर्णय लेने लगेगा। यहाँ पर सामाजिक चीजों को मान रहा था और सही और गलत का फैसला कर रहा था, लेकिन यहाँ सही और गलत के जो है निर्णय लेने लगेगा। यहाँ सही गलत की पहचान थी, सिर्फ पहचान कर रहा था परंपरागत में कि सही और गलत है क्या, इनमें अंतर अगर आपको करना है तो ऐसे करेंगे। इस वाली अवस्था में सिर्फ सही गलत पहचानता है, लेकिन यहाँ निर्णय लेने लगेगा कि उसको करना क्या है और परंपराओं से ऊपर उठने लगता है। यहाँ परंपराओं में रहता है, परंपरागत अवस्था है, और यहाँ परंपरागत यानी उत्तर परंपरागत है, तो परंपराओं से भी ऊपर उठने लगता है। जैसे समाज में आपको देखने को मिलता है कि रिश्वत लेना एक चलन सा हो गया, एक परंपरा सी बन गई है। जैसे कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो कह दो कि 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, तो 1 मिनट में आपका बन जाता है। वहीं पर अगर उत्तर परंपरागत अवस्था में बच्चा आ गया तो वो रिश्वत को देने से भी मना करेगा और रिश्वत को लेने से भी मना करेगा, क्योंकि वो समाज से भी ऊपर उठ गया, जो रूढ़िबद्धता चली आ रही उनसे भी ऊपर उठकर सोच रहा है। बलिदान की भावना, वो समाज के लिए कुछ अच्छा करने की सोचता है, उसके लिए चाहे उसको खुद के लिए खुद का कोई बलिदान देना पड़े या अपने सिद्धांत बना लेता है, खुद के रूल्स उसके होते हैं कि मुझे ये करना तो करना है, चाहे इसमें मेरा घर हो, परिवार हो, कोई भी हो, कोई भी नहीं आएगा। अगर उसे किसी चीज का साथ देना है, सच का साथ देगा हमेशा, ठीक है। तो ये हुआ कोहलबर्ग। उसके बाद जीन पियाजे, ये बड़े बड़े टॉपिक हैं इसलिए शुरू में रखे हैं और इनमें कई बार कंफ्यूजन भी रहती है। तो पियाजे की बात जब आएगी तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी और संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो स्टेजेस में होता है, 4 स्टेज है, और किसी भी स्टेज को आपको स्किप नहीं करना, ये ध्यान रखना है, कोई भी स्टेज स्किप नहीं करनी है, स्टेज के अकॉर्डिंग चलता है। क्या? संज्ञानात्मक विकास अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। पहली अवस्था इंद्रिय गामक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। ये पहली वाली 0 से 2 वर्ष चलेगी, फिर 2 से 7, 7 से 11 और 11 से ऊपर। इंद्रिय गामक अवस्था में इंद्रियों से सीखेगा, संवेदनाओं से सीखेगा, वस्तु स्थायित्व, यानी कि बच्चे के सामने कोई चीज थी और उसके बाद अगर आप उसको हटा देते हैं तो उसके अपने आप में उसको वस्तु स्थायित्व आ जाता है कि इन्होंने चीज हटा जरूर दी है, वो है यही कहीं। और ये आता कब है? 18 से 24 महीने में आता है, लास्ट के 18 से 24 महीने में ये वस्तु स्थायित्व आ जाता है। बच्चा अनुकरण करता है पहली अवस्था में। दूसरी है 2 से 7 वर्ष, आत्म केंद्रित होगा बच्चा और जीववादी होगा। जीववादी कैसे इसको मैं बता देती हूँ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववादी कैसे होगा? जैसे बच्चे को किसी चीज से चोट लग जाती है, जैसे कोई चेयर है लकड़ी की और उससे पैर टकरा गया बच्चे का और उसको चोट लग गई, तो वो क्या कहेगा कि इस चेयर ने मुझे मारा है, अब इस चेयर को भी मारो, तब जाके वो शांत होगा। तो मम्मी क्या करती है, लो बेटा मैंने इसको मार दिया, अब आपको दर्द नहीं होगा, इसको मैंने दंड दे दिया। तो वो क्या है, निर्जीव चीजें जो होती है उनमें भी जीवन समझता है, उनको सजीव समझता है, यानी कि जीववाद का विचार उसके अंदर होता है। विभेदीकरण होता है और विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है और केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण मतलब एक ही चीज, कोई वस्तु है उसका एक ही पहलू बच्चा फोकस करेगा। सेंटर होता है, ठीक है, सेंट्रेशन होता है बच्चे का एक ही चीज पर। जैसे ये बोर्ड दिखाएंगे तो वो बस इतना देखेगा कि ये बोर्ड है और बाकी का एक चीज पर ही उसका फोकस रहता है, या फिर इतना देखेगा कि इस पे कुछ लिखा है और कुछ उसे नहीं दिखाई देगा, यानी एक चीज पर फोकस रहता है। अगली है मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त चिंतन करेगा, घटनाओं का चिंतन, पलटाभिगमन और विकेंद्रीकरण। यहाँ तक सेकंड स्टेज तक, सेकंड अवस्था तक बच्चे में विकेंद्रीकरण नहीं आता, या इसको एक और नाम से जानते हैं संरक्षण। संरक्षण क्या है? वही संरक्षण होता है जैसे एक बड़ा ग्लास है, लंबा ग्लास और एक चौड़ा ग्लास ले लिया, तो दोनों में 20 ml अगर आपको दूध डालना है तो दोनों में 20 ml ही रहेगा। भले इसमें ऊपर तक दिखाई दे ज्यादा स्पेस घेरे और इसमें कम स्पेस घेरे, लेकिन होता तो 20 ml है। वो चीज बच्चे में संरक्षण यहाँ नहीं आता दूसरी अवस्था में, लेकिन थर्ड अवस्था में आ जाता है और घटनाओं का चिंतन करने लगता है। कैसा? तार्किक चिंतन। ये आपको घुमाकर पूछा जा सकता है कि बच्चे में तार्किक चिंतन कब आता है, तो आप औपचारिक ना करके इसको करना अगर घटनाओं की बात हो। लेकिन अगर सिर्फ अमूर्त चिंतन हो जहां पे आपको चीजें दिखाई न जा रही हो और तब आपसे चिंतन करने की बात कह रहा है, तो आपकी औपचारिक अवस्था आएगी। नाम से पता लग रहा है अमूर्त, यानी कि जो चीजें देख नहीं रहा है उनके बारे में भी कल्पना कर रहा है, और मूर्त का मतलब जो घटनाएं, जो चीजें वो देख रहा है उनके बारे में कल्पना कर रहा है। और फिर इसके टैग वर्ड्स भी हैं, क्या है? एक है एक्टिव, एक स्कीमा है, एक्सप्लोर है, आत्मसातीकरण है या समावेशन है, समंजन है, और क्या है? डूइंग बाय लर्निंग। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जहां एक्टिव दिखाई दे जाए आपको जीन प्याजे मार देना इंपॉर्टेंट है, और एक्टिव में तो
बच्चा जितना ज्यादा सक्रिय रहेगा सीटेट उसको ही पॉजिटिव आंसर मानती है। एक्सप्लोर यानी कि बच्चा खोज करता है। अकॉर्डिंग टू जीन प्यारे, बच्चा एक नन्या वैज्ञानिक है। अकॉर्डिंग टू जीन प्यारे, आत्मसातीकरण क्या है, जैसे बच्चे के स्कीमा, सबसे पहले स्कीमा जान लेते हैं। स्कीमा क्या है, बच्चे का जो ज्ञान है, बच्चे के मस्तिष्क में जो ज्ञान पहले से है, जो चीजें वो जान चुका है, वो क्या है, स्कीमा है। जो यानी कि हमारे माइंड में जो भी ऐड है वो क्या है, हमारा स्कीमा। उस स्कीमा में कोई नई चीज को ऐड करना आत्म साथीकरण या समावेशन कहलाता है, यानी असिमुलेशन। और उस स्कीमा, जैसे स्कीमा है हमारे पास, हम जानते हैं कि सीटेट में कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ, यही चल रहा है सब कुछ भी नहीं बदला। लेकिन अचानक से सिलेबस चेंज हो गया, उसको भी हमने ऐड कर लिया, तो वो हमारा हो गया आत्मसातीकरण या समावेशन। फिर उसमें हम कुछ संशोधन करें कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, यानी कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ संशोधन करने की बात होगी, जब मॉडिफाई करने की बात होगी या एडजस्टमेंट करने की बात होगी, तो क्या होगा, समंजन। एक सेकंड, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो स्कीमा क्या है, जो बच्चे के स्कीमा में, बच्चे के संज्ञान में पहले से है वो स्कीमा है। कुछ नया ऐड करना आत्मसातीकरण या समावेशन होगा, और उस स्कीमा में नया शामिल करने के साथ साथ में कुछ मॉडिफाई करना, कुछ चेंज करना, कुछ बदलाव करना, अकोमोडेशन समंजन होगा। डूइंग बाय लर्निंग, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, किस पर, लर्निंग बाय डूइंग पर ये जोर देते हैं, यानी करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पर ये बल देंगे, करके सीखने पर। कौन, जीन प्यारे। इतनी बात आपको जीन प्यारे से ध्यान रखनी है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो हमारा अगला टॉपिक है कोहलर, बंडूरा और मैस्लो। कोहलर की बात करेंगे। कोहलर ने गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया। और इन्होंने अपने सिद्धांत में पूर्ण आकृति की बात की, होलिस्टिक वे की बात करता है, जो समस्या है उसको पूरी तरीके से दिखाया जाए, ठीक है। समस्या अगर अधूरी दिखाई जाएगी तो उसको सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कह दिया जाए 2 + = 4, 2 + = अब यहाँ ऐसे करके दे दिया। अब आपको क्या क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि समस्या तो अधूरी है। या तो यहाँ पे कुछ दिया जाए कि 4, तो आप फटाफट से कर दोगे कि 2 + 2 = 4। जब समस्या ही अधूरी है, किसी चीज को अधूरा ही छोड़ दिया गया, तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो पूर्ण आकृति की बात करता है, होलिस्टिक वे की बात करता है। और इन्होंने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में। इतनी सी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपका 1 नंबर बच जाएगा। आगे बात करेंगे बंडूरा की। बंडूरा के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, और इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 बातों की बात कही, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। आपसे पूछा जाएगा कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इनमें से कोई 3 रख देगा और 1 नहीं रखेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने इंग्लिश में नाम लिखे हैं, बाकी का इंग्लिश में आप इंग्लिश की साइड आप देख सकते हैं। फिर बात करेंगे मैस्लो की। मैस्लो ने 5 आवश्यकता का सिद्धांत दिया। पहली आवश्यकता बताई जैविक, दूसरी सुरक्षा, तीसरी प्रेम और लगाव, चौथी सम्मान और 5वीं स्वयथार्थीकरण। अब जैविक आवश्यकता यानी रोटी, कपड़ा और मकान, जो दैहिक आवश्यकता भी इनको कह सकते हैं। कैसी आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता। दैहिक मतलब कि जो हमारे देह को, हमारे शरीर को जो आवश्यकताएं होती हैं, पहली मूल आवश्यकता के नाम से भी इनको जाना जाता है, जैविक आवश्यकताओं को। रोटी, कपड़ा और मकान खाने तक की बात है। जैसे आदि मानव था, पहले उसे सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब था, बाकी की चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद सुरक्षा की बात हुई कि भाई मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान तो मिल गया, लेकिन जो जंगली जानवर हैं या समाज में कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे पशु पक्षी जो भी हैं जिनसे कि मनुष्य को खतरा है, उनसे सुरक्षा की मांग की उसने कि मेरी सुरक्षा होनी चाहिए। जब सुरक्षा की मांग पूरी हो गई तो फिर उसे लगा कि भाई रोटी, कपड़ा, मकान है, सुरक्षा पूरी हो गई, अब मुझे क्या चाहिए कि कोई मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो, मुझसे लगाव करे, मेरे दोस्त हो, प्रेम हो, सगे संबंधी हो। तो थर्ड स्टेज में, थर्ड अवस्था में, यानी कि अवस्था ना बोलना है इनको, सॉरी, इनको आवश्यकता बोलेंगे, क्योंकि मैस्लो ने 5 आवश्यकता बताई। पहली आवश्यकता जैविक या दैहिक, दूसरी सुरक्षा की, और तीसरी आवश्यकता थी प्रेम और लगाव की, यानी कि कोई मुझसे प्रेम करे, मैं किसी से प्रेम करूं। उसके बाद में क्या हुआ, सम्मान की जरूरत पड़ी उसे, भाई मेरा परिवार है, सब कुछ है, तो समाज में मेरा एक सम्मान हो, मेरी एक पहचान हो। चौथी आवश्यकता में और 5वीं आवश्यकता थी स्व यथार्थीकरण की। इस अवस्था तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, यानी कि जो मनुष्य ने अपने जीवन का उद्देश्य रखा था बहुत बड़ा, उसको वो अगर अचीव कर लेता है तो स्व यथार्थीकरण, या फिर इसको आत्मसिद्धिकरण के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि जो उसने सोचा वो उसने आत्मसिद्ध कर लिया। तो इतनी सी बात हुई इन सिद्धांतों की, कोहलर, बंडूरा और मैस्लो की। यहाँ से इतना ही पूछा जाएगा। और एक और चीज याद रखना, इनके सिद्धांत को पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत या मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत या मानवतावादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, करंट में ही, स्टेट में पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सीटेट में भी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर।
तो अगला टॉपिक है हमारा शिक्षण सूत्र, नवीन उपागम और वक्र। यानी कि शिक्षण सूत्र जो है हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। आप शिक्षण क्रिया कराएंगे तो शिक्षण आपका कैसा होगा, प्रभावी होगा। वो कौन कौन से हैं, सरल से कठिन की ओर, यानी सरल चीजें बताएंगे फिर कठिन चीजों की तरफ जाएंगे। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, पहले हॉलिस्टिक वे में चीजों को दिखाकर फिर उनको आप टुकड़ों में तोड़ तोड़कर बच्चों को बताएंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर, जो बच्चे ने देखा उससे जो नहीं देखा है वहां तक लेकर जाएंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चा जानता है, जिसको जानता है उससे लेकर जो नहीं जानता है वहां तक लेकर जाएंगे। फिर आगमन से निगमन, यानी पहले उदाहरण देंगे फिर उसके बाद में बच्चे को एग्जाम्पल, पहले उदाहरण देंगे फिर नियम तक लेकर जाएंगे, पहले एग्जाम्पल देंगे फिर रूल्स की बात करेंगे। नवीन उपागम क्या है, ये टैग वर्ड्स रहेंगे आपके लिए। बाल केंद्रित शिक्षण जहां पर भी होगा वो पॉजिटिव पॉइंट होगा। गतिविधि आधारित, यानी कि बच्चों को एक्टिव करके क्रिया करवा के आपको शिक्षण कराना। नैदानिक और उपचारात्मक का मतलब है कि पहले निदान करो, त्रुटियों का पता लगाओ और फिर उनका उपचार करो। दक्षता आधारित का मतलब है कि बच्चे की जो दक्षता है, जो योग्यता है कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। भाई सेकंड क्लास का बच्चा है, उसको आपने अगर 4 पेज भर के काम दे दिया या फिर उससे और कोई उसकी दक्षता से ज्यादा बड़ा काम आपने उससे करवा लिया तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जितनी बच्चे की कैपेसिटी है, जिसके लिए बच्चा कैपेबल है, उतना ही आपको कराना है दक्षता आधारित में। सहगामी उपागम मतलब कि सहगामी पाठ्यक्रम, सहगामी जो क्रियाएं होती हैं, इस तरीके की क्रियाएं करवा के बच्चे को अधिगम कराना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए। फिर है अधिगम के वक्र और पठार। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरल वक्र होता है जो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, एक सीधी रेखा में होता है, जैसे ऐसे करके तो कभी भी अधिगम ऐसा होता नहीं है। उसके बाद में नतोदर से ध्यान रखेंगे, ना बिल्कुल यानी कि स्लो, और नतोदर का मतलब फिर ऊपर, यानी स्लो फिर फास्ट, पहले स्लो होगा फिर फास्ट होगा। उन्नतोदर में पहले फास्ट होगा फिर स्लो होगा। जैसे डायग्राम से मैं आपको बताऊं नतोदर का, जैसे नतोदर में क्या होगा, पहले स्लो होगा फिर क्या होगा, फास्ट होता चला जाएगा। और इसमें क्या होगा, पहले फास्ट होगा एकदम से और फिर क्या होगा, धीरे धीरे स्लो होगा। मिश्रित में मिक्स होगा, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी धीरे होगा अधिगम, कभी तेज होगा। ठीक है, और पठार कब बनता है अधिगम का, जब बच्चा कुछ ना तो नया सीखता है और ना पुराने को भूलता है। जैसे आप लोग मान लीजिए आपकी सर्विस लग जाती है, टीचर हो जाते हैं, उसके बाद में क्या आप सीडीपी पढ़ना पसंद करेंगे? भाई आपका आगे टारगेट नहीं है कि आप या तो जूनियर की जॉब लेना चाहें या फिर आप टीजीटी पीजीटी या बीएड वगैरह कर रहे हो, या नहीं बीएड वगैरह ना करना चाहें, यानी कि आपका जो टारगेट था वो था प्राइमरी की जॉब लेना, वो आपको मिल गई, उसके बाद में आप सीडीपी क्यों पढ़ेंगे? लेकिन क्या आप सीडीपी को एक साथ भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। तो पठार कब बनता है, जब ना तो आप कुछ नया सीखते हैं और ना पुराने को जल्दी से भूलते हैं, तो यहाँ पर आपका अधिगम का पठार बन जाता है। सीखते तो फिर ये आगे बढ़ता जाता, लेकिन आप यहीं पर रुक गए तो आपका क्या बन गया, ये पठार बन गया। ये बात हुई क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो गाइस आगे पॉइंट है हमारा समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण की बात करेंगे और हम विकास के आयामों की बात करेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता की, जेंडर जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समाजीकरण की। समाजीकरण बच्चे का 2 तरीके से होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक समाजीकरण में परिवार आएगा और आपका पास पड़ोस आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्राथमिक समाजीकरण कब होगा बच्चे का, प्राथमिक परिवार में होगा और सेकेंडरी कब होगा, विद्यालय में होगा। ठीक है, सेकेंडरी या द्वितीयक इसको कह सकते हैं, ध्यान रखना है ये दोनों चीजें। परिवार कभी भी सेकेंडरी नहीं होगा और विद्यालय कभी भी प्राइमरी नहीं होगा। ठीक है, फिर है बच्चा खुद से जो मौखिक संवाद करता है, खुद से ही जो बातें करता है, उसको जीन पियाजे ने अहम केंद्रितता कहा है और वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता। अब वाइगोत्स्की से आप ध्यान रखेंगे, वाइगोत्स्की वा से है और वा से ही व्यक्तिगत वार्ता शुरू है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा, व्यक्तिगत वार्ता कहा, और जीन पियाजे ने फिर अहम केंद्रितता कहा। फिर है विकास के मुख्य आयाम। विकास के मुख्य आयाम क्या है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास। लेकिन विकास के जो ये आयाम है, यानी विकास कौन कौन से होते हैं, ये आयाम जो है इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शारीरिक विकास। सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे पहली शर्त होती है शारीरिक विकास, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास ही होता है मोस्टली। 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन मोस्टली होता है। तो सबसे पहली शर्त क्या होगी, शारीरिक विकास होगी। शारीरिक विकास सबसे पहली शर्त होगी। और विकास कौन कौन से होंगे, शारीरिक होंगे, सामाजिक होंगे, संवेगात्मक होंगे, संज्ञानात्मक होंगे, और भी हैं नैतिक विकास, जो भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और सभी विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ये पूछा जाएगा आपसे, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर शारीरिक विकास ठीक से नहीं होगा तो सामाजिकरण विकास में भी प्रॉब्लम होगी, सामाजिक विकास में भी प्रॉब्लम होगी, संवेगात्मक विकास भी सही नहीं होगा, न संज्ञानात्मक विकास सही होगा। क्योंकि आपके अरस्तु महोदय ने कहा है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही निर्माण होता है। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ही आप अच्छे तरीके से चीजों को सोच सकते हैं। विकास सबसे तीव्र गति से होगा, कहाँ पर होगा, शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से होगा। मूल्यांकन कौन सा ज्यादा बेहतर रहता है, सतत और व्यापक। यानी कि जो भी आप शिक्षण करा रहे हैं उसके साथ साथ में आपको मूल्यांकन कराना है। मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए। मुझे लग रहा है मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा फास्ट है, स्लो चलेंगे। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत और व्यापक होना चाहिए। यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ में मूल्यांकन होते रहना चाहिए और व्यापक होना चाहिए। आकलन के उद्देश्य क्या है, आकलन के उद्देश्य होते हैं जो बच्चे को कठिनाई हो रही है, बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है उनको जानना, या बच्चे का स्तर का कैसा है, जो आपने टारगेट बनाए, जो उद्देश्य बनाए, उनको बच्चा प्राप्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, आपका शिक्षण सफल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार भी जरूरी हो जाता है, कब, आकलन के बाद। अगर आपको लग रहा है कि आपने शिक्षण कराया, बच्चे को कुछ सिखाया और बच्चे में आप जानेंगे कैसे कि जो आपने बच्चे को सिखाया या जो आपने शिक्षण के उद्देश्य रखे, जो अधिगम के उद्देश्य रखे वो पूरे हो गए, कैसे जानेंगे, आकलन के द्वारा। क्योंकि आकलन करेंगे तो बच्चे को कहाँ कठिनाई हो रही है ये पता लगेगा, बच्चा त्रुटि क्यों कर रहा है, क्या दिक्कत है ये पता लगेगा किससे, आकलन से। और बच्चे का स्तर क्या है कि आप कहाँ ले जाना चाहते थे और बच्चा कहाँ पर है। मान लीजिए आपने शिक्षण कार्य कराया और शिक्षण कराते कराते आप बच्चे को यहाँ ले जाना चाहते थे, लेकिन जब आप आकलन करेंगे तो हो सकता है बच्चा यहीं पहुंचा हो, तो बच्चे का स्तर भी पता लगेगा आपको और आप शिक्षण में सुधार करेंगे। जब उसे चीजें समझ नहीं आ रही तो दूसरी प्रक्रिया को अपनाएंगे। ठीक है, आगे है वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीटेट, 1 नंबर का पक्का पूछा जाता है। वैयक्तिक विभिन्नता पूछेगा कि बच्चे जो है सभी अलग अलग तरीके से सीखते हैं या अलग अलग उनकी स्पीड होती है, दर अलग अलग होती है। इसका रीजन क्या है, कोई काम को कोई बच्चा जल्दी सीख लेगा, कोई जल्दी देर से सीखेगा, या कोई खेल खेल के माध्यम से सीखेगा, या फिर कोई खुद से करके सीखेगा, या कोई एक्सप्लोर करके सीखेगा। इनका मतलब, इनका रीजन क्या है, क्यों होती हैं ये विभिन्नताएं, तो ये होती है वैयक्तिक विभिन्नताएं। ये सभी तरह की हो सकती हैं, रंग रूप के आधार पर, या फिर आप किसी के शारीरिक गठन के आधार पर, और किसी के सोचने के टाइप पर भी, कोई किस तरीके से सोचता है। ठीक है, तो ये वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सभी बच्चे अलग तरीके से सीखते हैं, सभी की अलग अलग सोच हो सकती है। लैंगिक मुद्दे में 2 चीजों की बात होगी, जेंडर रूढ़िवादिता और पक्षपात, यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप और जेंडर बायोस, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई पुरानी रूढ़िवादिता चली आ रही है, जेंडर रूढ़िवादिता क्या है पहले इसको जानेंगे। जैसे कोई पुरानी परंपरा है, पुरानी रूढ़िवादी चीजें चली आ रही हैं, उनको अगर कोई मानता है, उनकी तरफ अगर किसी का झुकाव आपको देखने को मिलेगा तो क्या होगी, जेंडर रूढ़िवादिता होगी। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा और यही टिक करना, सीटेट के लिए 100% 1 नंबर मिलेगा यहाँ से। और एक होता है जेंडर पक्षपात, यानी कि लड़का और लड़की की तरफ अगर किसी एक तरफ टीचर का झुकाव है तो वहां क्या हो रहा है, जेंडर पक्षपात हो रहा है। या फैमिली का किसी का भी एक तरफ झुकाव है तो क्या होगा, जेंडर बायस। अब एक चीज और है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, ये भी 1 नंबर पक्का करेगी आपको, सीटेट 2019 में पूछा गया था, ये जुलाई के पेपर में, ध्यान रखना। जेंडर और सेक्स 2 चीजें हैं यहाँ पर। जेंडर कैसी अवधारणा है, ये सामाजिक अवधारणा या सामाजिक संरचना है। भाई लड़का लड़की अलग अलग होते हैं, ये किसने बनाई, हम लोगों ने तो बनाई है। यानी कि कोई किसी के भी कार्य करने में अंतर नहीं होना चाहिए, भाई सभी में सभी कैपेबल हैं, सभी कर सकते हैं। तो जेंडर कैसी अवधारणा है, कैसी संरचना है, ये सामाजिक संरचना है। और सेक्स कैसी है, ये जैविक है यानी बायोलॉजिकल है, इसको चेंज नहीं कर सकते। लड़कियों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो चीजें उनको यानी प्रकृति से प्राप्त हैं, ठीक है, वो उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये इंग्लिश में भी आपको जेंडर ही लिखा मिलेगा, हिंदी में जेंडर ही लिखा मिलेगा, दोनों ही चीजों का। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में देख लेना एक बार, जेंडर होगा तो सामाजिक अवधारणा लगाना और सेक्स होगा तो जैविक अवधारणा। फिर आगे बढ़ेंगे वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों, इन दोनों के ही गुणनफल का परिणाम होता है क्या, विकास। ध्यान रखना, विकास किसका परिणाम होता है, वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिणाम होता है। मैंने यहाँ लिखा भी है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए एक और चीज आपको यूज कर देखने को मिलेगी, मतलब एग्जामिनर यूज करेगा, वंशानुक्रम को प्रकृति लिख देगा और वातावरण को पोषण लिख देगा। तो ये भी पूछा जा सकता है जो विकास है वो किसका परिणाम है, तो प्रकृति पोषण का, या फिर और ऑप्शन रख देगा 3 अलग अलग, ध्यान रखना, प्रकृति पोषण या फिर वंशानुक्रम और वातावरण, या हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इंग्लिश में आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ही देखने को मिलेगा।
ध्यान रखेंगे। अब ये कुछ टैग वर्ड्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, सीटेट में बहुत ज्यादा हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इनको आप देख सकते हैं एक बार। क्या है? सक्रिय है, केंद्र बिंदु है, सहयोगात्मक, यानी कि जहां बच्चा आपको एक्टिव लगे, सक्रिय लगे, उसको टिक करना। पॉजिटिव पॉइंट है केंद्र बिंदु, बच्चा केंद्र बिंदु होना चाहिए शिक्षण का। कौन? बालक, बच्चा केंद्र बिंदु। सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए कि बच्चा एक दूसरे के साथ में सहयोग करके सीखे, क्योंकि इससे कई जो है प्रॉफिट हैं। क्या? एक तो बच्चा अपने जो सहपाठी हैं, अपने साथ के समूह वाले, अपने पेयर ग्रुप में बहुत अच्छे से सीखता है। जो हो सकता है टीचर ना सिखा पाए वो अपने सहयोगी से सीख ले। दूसरी बात, उसमें समाजीकरण का विकास होगा, समाजीकरण, एक दूसरे से सहयोग करने की भावना का विकास होगा। ठीक है। इसके अलावा सर्वांगीण विकास की बात होगी तो वो ऑप्शन आपका 100% सत्य होगा। अगर पॉजिटिव है आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल टिक करना आंख बंद करके। स्वतंत्र होना चाहिए बच्चा, प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ दो, क्योंकि बच्चे को क्या माना था? जीन पियाजे ने, मैंने आपको बताया था कि बच्चे को एक्सप्लोरर माना है, खोज करके बच्चा खुद से सीखता है। तो आप स्वतंत्र छोड़िए उसको, उसकी प्रकृति में प्रकृति से सीखने दीजिए उसको। अगर प्रकृति से सीखने की बात हो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रखना है। चिंता से दूर रखना, चिंता मुक्त रखना, कोई तरीके की चिंता नहीं रखनी है बच्चे पर। उसके बाद आप प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना, बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना है आपको अपनी क्लास में। क्योंकि अगर बच्चा आपकी क्लास में, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रभावी शिक्षण का कौन सा उदाहरण सही है या प्रभावी शिक्षण का कौन सा लक्षण सही है, उसमें अगर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाए कि प्रश्न पूछने के लिए कक्षा में बच्चे उत्साहित रहते हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्योंकि आपकी कक्षा में अगर बच्चा प्रश्न पूछता है, इसका मतलब है कि आपकी कक्षा में बच्चे को कोई डर नहीं है और बच्चा सीख रहा है। समान अधिकार देने हैं, समान शिक्षा की बात होगी तो नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, गलत होगा। समान शिक्षा हम दे नहीं सकते सभी को, लेकिन समान अधिकार हम दे सकते हैं। क्योंकि क्लास में जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे हैं, सभी को समान अधिकार हैं, आपके लिए सब इक्वल हैं। इसके बाद बातों का सम्मान करना, बच्चे की जो बातें हैं उनका, बच्चे की भाषा का आपको सम्मान करना है, मातृभाषा को वरीयता देनी है। कार्यों में भाग लेना, बच्चा कार्यों में भाग ले, खुद से करे, एक्टिविटीज करे, ये इंपॉर्टेंट है। करके सीखना, करके सीखने पर आपको बल देना है, करके सीखने के अवसर आपको देने हैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा। जहां अवसर देने की बात हो कि आप बच्चे को अवसर दे रहे हैं, बच्चे को भाषा समृद्ध वातावरण दे रहे हैं, बच्चे को खोज करने के अवसर दे रहे हैं, बच्चे को खुद से करने के अवसर दे रहे हैं, है ना, तो ये सब पॉजिटिव होते हैं। प्रिंट समृद्ध वातावरण, प्रिंट समृद्ध वातावरण भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल में भी और बहुत सारे किंडरगार्टन जो भी हैं, छोटे बच्चों के प्ले स्कूल हैं, उनमें वॉल जो होती है ना, दीवारों पर भी प्रिंट आपको देखने को मिलेगा। कहीं संडे मंडे लिखे होंगे, कहीं जनवरी फरवरी होंगी, या कहीं ABCD होंगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, यानी प्रिंट समृद्ध वातावरण। उसके आसपास जब चीजें ऐसी होंगी कि उनसे वो सीख सके, तो ऐसे वातावरण में बच्चा बेहतर सीखेगा। फिर इसके बाद में शिक्षक के लिए है यहाँ पर, शिक्षक कैसा होता है? शिक्षक गौण माना जाता है। कैसा माना जाता है? गौण, यानी कि प्राथमिक कौन होगा? बच्चा होगा, और शिक्षक होगा गौण। पर्दे के पीछे शिक्षक माना जाएगा, सुविधादाता माना जाएगा, निर्देशक माना जाएगा, सहायता देने वाला माना जाएगा। कौन? शिक्षक। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि शिक्षक जो प्राइमरी लेवल पर या फिर बच्चों को शिक्षण कराते समय शिक्षक को कैसा मानेंगे? शिक्षक को केंद्र बिंदु मानेंगे या क्या मानेंगे? तो सुविधादाता मानेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा में। ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, संज्ञान, संवेग, और बहुत सारे टॉपिक मैंने इसमें एक ही साथ इंक्लूड किए हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है और बार बार फिर इस पर बहुत सारा डेटा लिखने में और समझाने में आसानी होती है। तो अगला पॉइंट है पुनर्बलन। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, आंशिक पुनर्बलन और सतत पुनर्बलन। और सबसे प्रथम पुनर्बलन की अगर बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला पुनर्बलन कौन सा हो सकता है, तो सबसे पहला पुनर्बलन हो सकता है कोई खाने की वस्तु देना, खाने की कोई चीज देना। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, तो आपको पता है, आप उससे कहेंगे, जैसे अभी हरियाणा टेट में करंट में ही क्वेश्चन पूछा गया था 3 जनवरी को कि सबसे प्राथमिक पुनर्बलन क्या हो सकता है, तो उसमें ऑप्शन थे बहुत अच्छा कहना, या एक बिस्किट, या एक था इनमें से कोई नहीं, और एक और ऑप्शन था। तो आपको ध्यान रखना है कि खाने की कोई वस्तु, और उसका आंसर था एक बिस्किट। यानी कि शुरू में आप पुनर्बलन के रूप में क्या दे सकते हैं? बच्चे को खाने की कोई वस्तु दे सकते हैं। तो ये प्राथमिक पुनर्बलन या प्रथम पुनर्बलन आपका हो जाएगा। इसके अलावा पुनर्बलन दो प्रकार के हैं, आंशिक पुनर्बलन और सतत। आंशिक पुनर्बलन अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, इसको आप पॉजिटिव रख सकते हैं, और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा सतत पुनर्बलन।
क्योंकि मान लीजिए कि जैसे आपका कोई बच्चा है, आप उससे कहेंगे पहले दिन कि बेटा आप 10 रुपये लो और स्कूल चले जाओ, वो पहले दिन चला जाएगा, फिर दूसरे दिन भी उसको आप 10 रुपये दे देते हो। ऐसे ही अगर ये प्रक्रिया आप दोहराते रहते हो, यानी सतत तरीके से चलती है ये प्रक्रिया आपकी, तो ये एक दिन घातक होगी। क्योंकि भाई साहब मजाल है अगर आप वो 10 रुपये लिए बिना अगर स्कूल चला जाए, क्योंकि उसको आदत हो गई है। अगर आपने 4-5 दिन लगातार उसको लगातार दे दिया, यानी कि सतत कंटिन्यूस अगर दे दिया उसको, तो फिर ये पुनर्वलन सही नहीं होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इससे बच्चे में आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं आएगी किसी चीज के लिए। तो पुनर्वलन हमेशा आंशिक होता है, कभी कभी देना चाहिए टाइम टाइम पर जब आपको जरूरत लगे। आप पर डे या कंटिन्यूअस पुनर्वलन को नहीं देंगे। उसी के संदर्भ में इसका दूसरा, इसके विपरीत पॉइंट है यहाँ पर मूल्यांकन के बारे में। मैंने बताया था यहाँ नहीं, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। मूल्यांकन हमेशा सतत और व्यापक होना चाहिए, लेकिन पुनर्वलन हमेशा आंशिक होना चाहिए। इन दोनों में आप डिफरेंस ध्यान रखना। इसके अलावा अभिप्रेरणा की बात करेंगे। अभिप्रेरणा आंतरिक और बाह्य होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा ज्यादा बेहतर मानी जाती है। तो आंतरिक प्रेरणा जो कि ज्यादा बेहतर होगी, ये कैसी होती है, जो हमारे खुद से आती है, अपने खुद के अंदर से, यानी किसी चीज को जानने की इच्छा रखना, किसी चीज को जानने के लिए हम खुद से प्रेरित हो रहे हैं, खुद से हम अभिप्रेरित हो रहे हैं, तो ये हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है। बाह्य अभिप्रेरणा जैसे सामने किसी चीज को देखकर हमें अभिप्रेरणा, मोटिवेट हो रहे हैं हम, या कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा हम मोटिवेट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी, प्रशंसा कैसी अभिप्रेरणा होगी, प्रशंसा बाह्य अभिप्रेरणा होगी, आंतरिक नहीं होगी। और अभिप्रेरणा होती क्या है, जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे या मजबूर कर दे, वही अभिप्रेरणा है। कम टाइम में ज्यादा चीजों को समझेंगे, क्योंकि ये आपका लास्ट टाइम चल रहा है, एग्जाम नजदीक है, तो ये बस आपको ये समझो हेल्प करेगी। रिवीजन क्लास है, ये रिवीजन हो रहा है आपका यहाँ से। फिर बात होती है संज्ञान और संवेग की। ये 1 नंबर कवर करेगा पक्का, 100% पूछा ही जाता है। तो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं कौन, संज्ञान और संवेग। यही पूछेगा कि संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। कैसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर संज्ञान प्रभावित होगा तो संवेग, और संवेग से संज्ञान प्रभावित होगा, ध्यान रखना। और एक यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए, जजोंग नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके अनुसार संज्ञान और संवेग स्वतंत्र होते हैं, बाकी हर कंडीशन में ये अंतर संबंधित होते हैं। अगर जजोंग नाम आए तभी आप स्वतंत्र करना, वरना अंतर संबंधित होंगे। अब यहाँ पर संवेग के बारे में, उत्तेजना अवस्था, उत्तेजित अवस्था। संवेग क्या है, उत्तेजित अवस्था है, जैसे डर, क्रोध, भय, भूख, कामोद, घृणा आदि सभी चीजें। जैसे अचानक से आपने किसी मान लीजिए कोई सामने रस्सी पड़ी है, अंधेरा हो रहा है, और आपने उसको क्या समझ लिया, गलती से सांप समझ लिया, तो क्या होगा, आपको डर लगेगा और भय होगा, डर लगेगा और आप वहां से भाग निकलेंगे। तो वो कौन सी अवस्था थी, आपकी उत्तेजित अवस्था थी, आप डर गए, एकदम से उत्तेजित हो गए, ठीक। और ध्यान रखना कि जो संवेग हैं इनको कंट्रोल कौन करता है, संज्ञान इनको कंट्रोल करने का काम करता है। जब आपके संवेग ज्यादा जागृत हो जाते हैं तो संज्ञान आपको समझाता है कि बेटा ये सही नहीं है, इस तरीके की एक्टिविटी करना, थोड़ा शांत हो जाओ, वरना फिर संवेगों को रोकना ही पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि संवेग जब एकदम उलार मारते हैं ना, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको संज्ञान कंट्रोल करता है कि शांत हो जाओ, बस बहुत हुआ। रस्सी को जब सांप समझ लिया तो संज्ञान आया फिर कि यार ध्यान से तो देखो रस्सी है या सांप है। फिर संज्ञान ने समझाया, देखा ध्यान से, अरे यार रस्सी है, कोई नहीं, डरो नहीं। तो किसने कंट्रोल किया, संज्ञान ने। जब हमारे संज्ञान में ये बात आई कि वो रस्सी है, सांप नहीं है, ठीक है। उसके बाद गुथरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुथरी का सिद्धांत था अधिगम व समीपता का सिद्धांत। इन्होंने पहले चूहों पर प्रयोग किया, उसके बाद खरगोश पर प्रयोग किया। 2 राउंड में इन्होंने प्रयोग किया। फर्स्ट राउंड में इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया और सेकंड राउंड में खरगोश पर किया। गुथरी का कहना क्या है, गुथरी कहते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे रास्ते होने के बाद भी हम उस रास्ते को चुनते हैं जो हमारे समीप हो, जिसमें हमें सहज लगे और जिसमें हमें आसानी हो। ये बात गुथरी जी कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, मान लीजिए आपके घर के पास में कोई कोचिंग है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी कोचिंग है, इलाहाबाद भी है, आगरा में भी हैं, और आपके कहीं भी चले जाओ, जैसे बेहतर आगरा चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं पर भी बहुत सारी कोचिंग है दुनिया में। लेकिन फिर भी आप कौन सी कोचिंग को चुनना पसंद करोगे, जो आपके पास में होगी, यानी समीप होगी, और जिसमें आने जाने में भी आपको सहज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। तो आपके जो समीप चीजें होंगी उनको आप जल्दी से पकड़ते हो, बजाय कि जो दिक्कत वाली हो, दूर हो। तो समीपता का सिद्धांत गुथरी का यही है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना।
बुद्धि के सिद्धांतों की बात करें तो बुद्धि के ये 5 सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं सीटेट की दृष्टि से। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक, तीन कारक, बहुकारक और समूह कारक। एक कारक दिया बिने ने, द्विकारक दिया स्पीयरमैन ने और तीन कारक भी स्पीयरमैन ने दिया और बहुकारक थॉर्नडाइक ने और समूह कारक दिया था केले और थर्स्टन ने। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, अगर वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना। गारंटी है आप इनको जिंदगी में कभी अगर भूल जाएं, आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे ट्रिक वाली को, तो आप इन कारकों को कभी नहीं भूलेंगे, बुद्धि के इन सिद्धांतों को कभी नहीं भूलेंगे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, द्विकारक, इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, अगर ध्यान हो। केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाए, एक खाया बिने ने, 2-3 स्पीयर ने खाए। तो केले थे समूह में, समूह कारक किसने दिया? केले और थर्स्टन ने। थॉर्नडाइक को बहुत भाए तो थॉर्नडाइक ने बहुकारक, एक खाया बिने ने, एक कारक बिने और 2-3 स्पीयर ने खाए, तो 2-3 कारक बुद्धि के सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए। यहाँ तक बात हुई बुद्धि के सिद्धांत की। अब बात करेंगे हम चिंतन की। चिंतन 2 प्रकार का होता है सीटेट की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन कैसा होता है? इसको आउट ऑफ बॉक्स थिंक के नाम से भी जानते हैं, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन, ठीक है। यानी कि डब्बे से बाहर, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसके बाहर अलग अलग दिशाओं में अगर आप सोच पा रहे हैं तो आपका कैसा चिंतन हो गया? अपसारी चिंतन हो गया। यानी एक ही चीज के, एक ही क्वेश्चन के आप अलग अलग तरीके से आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। अपसारी चिंतन से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में क्यों, पहचान मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन अपसारी चिंतन की क्यों वर्ड होगा, ठीक है, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, या फिर यदि होगा, या फिर तो होगा। जैसे बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर कि यदि आपके आसपास पेड़ पौधे नहीं हो तो क्या होगा, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता, यदि तो ये कैसे चिंतन हो गया? अपसारी, क्योंकि उसमें बच्चा अपने थॉट लगाएगा, अपने विचार लगाएगा। ये चिंतन कैसे बच्चों में होता है? सृजनशील बच्चों में होता है। कैसे में? सृजनशील बच्चों में होता है। इसमें बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोच सकता है, या इसको इंग्लिश में ध्यान रखना डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अलग अलग दिशाओं में सोचना, एक ही चीज के अलग अलग तरीके से आंसर दे पाना, ठीक। एक दूसरा है अभिसारी चिंतन, यानी अभिसारी चिंतन होता है प्रतिभाशाली बच्चों में और सामान्य बच्चों में भी देखने को मिलता है। अभिसारी चिंतन होता है इन बॉक्स, यानी कि यहाँ अलग अलग दिशाओं में आने के बाद में भी एक ही पॉइंट पर आकर आप रुक जाएं, तो वो कैसा चिंतन होगा? अभिसारी चिंतन होगा। यानी कि एक ही तरीके से आप आंसर को दे पा रहे हैं तो अभिसारी चिंतन है। अलग अलग तरीके से और मौलिक विचार अपने, सबसे बड़ी बात है सृजनशील बच्चों की विशेषता है कि उनके अंदर अपने मौलिक विचार होते हैं, अपने खुद के विचार होते हैं, ठीक। ये बात हुई चिंतन की। अपसारी और अभिसारी, अपसारी होगा सृजनशील बच्चों में और ये ज्यादा बेहतर भी माना जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से बच्चा सोच सकता है। अब गृह कार्य की बात अगर आए कि गृह कार्य का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो गृह कार्य का उद्देश्य हो सकता है अधिगम का विस्तार करना। पॉजिटिव अगर वे में आंसर दें तो अधिगम का विस्तार करना गृह कार्य का उद्देश्य होता है। अब ये कुछ टैग वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चे को जितना ज्यादा आप सामाजिक अंतःक्रिया कराएंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। बाल साहित्य जितना आप अवसर देंगे पढ़ने के, या बाल साहित्य जो भी उनको प्रोवाइड करेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बच्चों को प्रोत्साहन देना इम्पोर्टेंट रहेगा और जो आप शिक्षण करा रहे हैं उसको दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना या कक्षा के बाहर के जीवन से जोड़ना। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि कक्षा के बाहर के जीवन से जोड़ना इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे वृद्धि और विकास की। बहुत कम टाइम में और अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगी वृद्धि और विकास को। वृद्धि क्या है और विकास क्या है? जो विकास है ये एक बड़ा रूप है, ठीक। विकास क्योंकि सतत चलता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है, जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक हम खत्म नहीं हो जाते दुनिया से तब तक विकास चलता है। हम हमेशा सीखते रहते हैं, जीवन पर्यंत सीखते हैं। तो क्या है? विकास। वृद्धि विकास का एक छोटा सा पार्ट है। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, ठीक। जैसे कोई बच्चा किशोर हो गया, परिपक्व हो गया, तो उसमें आप क्या देख सकते हैं कि भाई उसकी ग्रोथ हो गई, बड़ा हो गया, डेवलप हो गया, जबकि उसकी क्या हो गई? पूरी ग्रोथ हो गई, बड़ा हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका शारीरिक विकास, वृद्धि हो गई उसकी तो उसके अंदर विकास भी हो गया वो कंप्लीट, क्योंकि विकास कभी कंप्लीट नहीं होता, हमेशा सीखता है बच्चा। तो विकास कैसा होगा? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होगा। इतना ही पूछेगा कि विकास के संदर्भ में कौन सा सत्य है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक या मात्रात्मक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ध्यान रखना विकास हमेशा गुणात्मक होगा, और अगर साथ में गुणात्मक और मात्रात्मक मिल जाए तो भी आप लगाएंगे। उसके बाद फ्राइड की बात करेंगे। फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया।
और इनके सिद्धांत में दो चीजें इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, इलेक्ट्रा और ओडिपस। इलेक्ट्रा क्या है, कोई लड़की है, लड़की के लिए यूज करेंगे इलेक्ट्रा, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। इलेक्ट्रा को किसके लिए यूज करेंगे, गर्ल के लिए। किसी बेबी गर्ल का अपने पिता की तरफ आकर्षण क्या कहलाएगा, किस ग्रंथि की वजह से होगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से। बेबी गर्ल का अपने पिता की तरफ, यानी कि गर्ल है और पिता की तरफ आकर्षण होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रा की वजह से होगा। कौन सी ग्रंथि है, इलेक्ट्रा ग्रंथि। और बेबी बॉय, बेबी बॉय, अब बॉय का किसकी तरफ होगा, अपनी माँ की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, माँ की तरफ आकर्षण जो होगा वो किस ग्रंथि की वजह से होगा, ओडिपस ग्रंथि। गर्ल का फादर के प्रति और बॉय का मदर के प्रति जो आकर्षण होगा वो इन दोनों ग्रंथियों की वजह से होगा। लड़की के लिए इलेक्ट्रा और लड़के के लिए ओडिपस। उसके बाद वॉटसन, वॉटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और इनकी एक स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाए तो आंसर करना। वॉटसन ने कहा था कि मुझे एक बच्चा लाकर दे दो, मुझे एक बच्चा लाकर दे दो और मैं उस बच्चे को जो चाहे वो बना सकता हूँ, जो आप कहें वो बना सकता हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर, या उसको शिक्षक, या उसको चोर डकैत, जो भी चाहो वो बना सकता हूँ। और इन्होंने एक बात कही थी कि जन्म के समय सभी बच्चे समान होते हैं, तभी तो इन्होंने ये बात कही कि जब जन्म के समय सभी बच्चे एक समान है तो उसको मैं जो चाहे वो बना सकता हूँ, यानी कि उसको जैसा हम एनवायरनमेंट देंगे बच्चा वैसा ही बन जाएगा। तो एनवायरनमेंट के ऊपर इन्होंने अपनी बात कही कि बच्चे को हम जो चाहे बना सकते हैं, और इन्होंने खुद के ही बच्चे पर प्रयोग किया था और ये व्यवहारवादी थे, ध्यान रखना। आगे है मैकडूगल। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई, कितनी, 14 मूल प्रवृत्तियों को दिया किसने, मैकडूगल ने। स्किनर की बात आए तो स्किनर ने RS थ्योरी दी, स्किनर ने कौन सी दी, RS थ्योरी, और इनका पासवर्ड है लाभ। बच्चा या कोई व्यक्ति, बच्चा या कोई व्यक्ति, रेस्पॉन्स यानी कि रेस्पॉन्स, और क्या है फिर, स्टिमुलस, यानी लाभ होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि आप कहीं जॉब करते हैं, तो जॉब क्यों करते हैं आप, उसका रीजन है, क्या रीजन है कि आपको सैलरी मिलेगी, महीने के लास्ट में आपको सैलरी मिलेगी। अगर उस सैलरी का आपको लालच ना हो तो आप जॉब नहीं करेंगे। अगर आपका मालिक आपको सैलरी नहीं दे तो क्या आप उस जगह जॉब करना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने कहा पहले क्या होगा, RS थ्योरी दी और इन्होंने SR दी थी, इसको सही कर दूं, SR थ्योरी दी थी। तो इनकी थ्योरी को RS थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और पासवर्ड है लाभ, यानी कि हमें कोई लाभ होगा तभी हम कोई क्रिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पावलव की बात है, पासवर्ड है इनका पूर्व ज्ञान। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ध्यान रखना, कुत्ते पर प्रयोग किया किसने, पावलव ने, ठीक, कुत्ते पर प्रयोग किया और इनका पासवर्ड है पूर्व ज्ञान। और इनके सिद्धांत को SR थ्योरी के नाम से जानते हैं पावलव के, और पावलव के सिद्धांत को एक और नाम से जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और स्किनर के सिद्धांत को जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। पावलव का जो सिद्धांत है सबसे प्राचीन है, इसलिए इसको शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर देना। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद बढ़ेंगे हम EVS की पेडागोजी पर, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें। सो गाइस आगे है यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित, यानी EVS के लिए, पेडागोजी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कुछ मोस्ट बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या टैग वर्ड्स कह सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर कि जो हमने CDP की जो पेडागोजी के बारे में जो भी टैग पॉइंट्स जो चीजें डिस्कस की थी वो सभी आपके लिए मैथ्स पेडागोजी में भी हेल्प करेंगी, EVS पेडागोजी में भी हेल्प करेंगी, क्योंकि पेडागोजी का जो भी पॉइंट्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर आप CDP की या बाल मनोविज्ञान की पेडागोजी पढ़ लेते हैं तो वो आपको हिंदी पेडागोजी में और मैथ पेडागोजी में और EVS पेडागोजी में भी हेल्प करेगी, और आप देखेंगे भी कि कितने पॉइंट्स एक दूसरे से मैच करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात आती है पर्यावरण की, कि पर्यावरण एक एकीकृत विषय है। कैसा विषय है, एकीकृत। एकीकृत का मतलब अकेले पर्यावरण में कई सारे विषयों को इंक्लूड किया गया है, जैसे विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, इन सभी को इंक्लूड किया गया किसमें, पर्यावरण में। ऐसा किया क्यों गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं सभी कि जब पर्यावरण प्राइमरी लेवल की बात होगी, किसकी बात होगी, प्राइमरी की, तो प्राइमरी में बच्चे को एक साथ विज्ञान, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र इन सबको पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका लेवल हाई होता है। 14 वर्ष तक लगभग बच्चा रहता है, 6 से 14 वर्ष तक। तो 6 से 14 वर्ष तक बच्चे को इतने सारे सब्जेक्ट अगर पढ़ाएंगे एक साथ
तो उस पर बहुत सारा बर्डन हो जाएगा और उसका लेवल भी इतना हाई नहीं होता कि इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कवर कर सके। तो जो इनमें यानी विज्ञान में, भूगोल, इतिहास, इनमें जो भी बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग की चीजें हैं उन सभी को पर्यावरण की पाठ्य वस्तु में, पर्यावरण की विषय वस्तु में, पर्यावरण के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, उन सारी चीजों को जो इम्पोर्टेंट लगती है। यानी कि पर्यावरण कैसा विषय है? एकीकृत। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये है आपके लिए टैग वर्ड, एकीकृत विषय। पर्यावरण कैसा विषय है? एकीकृत विषय है, यानी कई सारी सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद पर्यावरण का शिक्षण कराते समय आपको गतिविधि एवं क्रियाकलाप पर ध्यान देना, क्रियाकलाप करके बच्चे को सिखाना है और विषय वस्तु को बाहरी जीवन से जोड़ के सिखाना। वही बात वही सीडीपी में भी फॉलो करनी है, वही मैथ्स पेडागोजी में भी, वही हिंदी पेडागोजी में भी, कि जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, जो भी शिक्षण करा रहे हैं, उसको बाहरी जीवन से या स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाएं। उसके बाद है क्षेत्र भ्रमण, यानी कि क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएं, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण से बच्चा क्या करेगा, जो भी वास्तविक चीजें हैं, रूबरू होगा चीजों से, तो उसे कैसा ज्ञान मिलेगा? वास्तविक ज्ञान मिलेगा। उसके बाद बच्चा सक्रिय होना चाहिए, ये सभी में लागू होता है, सभी पेडागोजी में। सब कई बार ये चीज आई है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। बच्चा क्या होना चाहिए? एक्टिव। बच्चे की पूर्ण सहभागिता होनी चाहिए, पूर्ण रूप से सहभागिता करे बच्चा। वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराना, वास्तविक जानकारी उसे उपलब्ध करानी है भ्रमण के द्वारा, या बच्चे को खुद से करके प्रैक्टिकली समझाएं। जैसे बीज बोने की प्रक्रिया आप किस तरीके से बेहतर समझा सकते हैं? बोर्ड पर, या मॉडल दिखा के, चार्ट दिखा के, या बच्चे से कहें कि बेटा एक बीज बो और फिर पौधे को बड़ा होते देखो, फिर उसका पोषण करो, उसमें पानी दो, उसकी देखभाल करो। तो बच्चा सबसे ज्यादा कहाँ एक्टिव रहा? एक्टिव रहने की बात है, बच्चा सक्रिय कहाँ रहा, बच्चे की सहभागिता कहाँ ज्यादा रही कि उसने बीज को खुद से बोया, फिर उसका पोषण कर रहा है। तो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव रहा और बच्चे का ज्ञान कैसा रहा? वास्तविक हो गया ज्ञान। कैसा? वास्तविक हो गया। और वो स्थायी रहेगा। वो ज्ञान कैसा रहेगा? स्थायी रहेगा, क्योंकि बच्चे ने खुद से करा है और खुद से करके सीखा है, लर्निंग बाय डूइंग हुई है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना, क्वेश्चन पूछने को आपको बढ़ावा देना है। बच्चा जब भी, एक चीज और ध्यान रखनी है, बच्चा जब भी संप्रेषण कर रहा हो या आपके सामने आप एक शिक्षक हैं, ये मान लीजिए सीटेट के पेपर में बैठे हैं और आपको बच्चे को गलत नहीं ठहराना है, ना ही कोई ऐसा काम करना है पेपर के दौरान जो बच्चे का अहित करे। बच्चे का अहित करने वाला पॉइंट आपको 1 नंबर कटवा सकता है, ध्यान रखना। तो बच्चे को प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना है और बच्चा एक्टिव रहना चाहिए। और अगर कोई बच्चा फेल होता है तो ये भी ध्यान रखना है कि पूरी व्यवस्था फेल हुई है, पूरा सिस्टम फेल हुआ है, अकेला बच्चा फेल नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया में कमी रही होगी, तभी बच्चा फेल हुआ। ऐसा मानता है कौन? एनसीएफ मानता है ऐसा। और एनसीएफ पर ही बेस्ड है सीटेट की परीक्षा। और सीटेट की परीक्षा का मेन उद्देश्य क्या है लेने का? गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य ये है टेट परीक्षा लेने का कि आप को चेक करना चाहता है, आयोग आपको चेक करना चाहता है कि आप एक बेहतर शिक्षक बनने लायक हैं या नहीं है। अगर आप पेडागोजी को समझ गए, यानी कि शिक्षण शास्त्र को समझ गए, पूरा खेल पेडागोजी का है, अगर आप बच्चे को समझ गए तो मान लीजिए कि आपका सीटेट क्लियर हो गया। आपको बच्चे को गलत नहीं करना है। आप शिक्षक हैं, सुविधादाता हैं, गौण रूप में है, आप भगवान बनने की कोशिश करेंगे तो सीटेट आपका नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। आगे पॉइंट्स है शिक्षण कौशल या कल्पना शक्ति बढ़ाना। बच्चे की शिक्षण कौशल और कल्पना शक्ति बढ़े, इस तरीके के आपको अवसर देने हैं, ऐसा एनवायरनमेंट आपको देना है। और इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपके सीटेट में बेहतर नंबर आएंगे। अगर आप इन चीजों को फॉलो करके अगर पेपर में बैठते हैं तो 100% आएंगे। आपको पता है मैंने कितनी मेहनत करके इस वीडियो को बनाया रात को इतना लेट तक, तो ये आपकी हेल्प करेगी और मेरी आप सब लोगों के लिए बेस्ट विशेष हैं कि आप सब अच्छे नंबरों से एग्जाम को क्रैक करें। आगे है पॉइंट किस्से कहानी चिंतन कौशल का साधन। किस्से कहानी जो है वो चिंतन कौशल को बढ़ाने में सहायता करेंगे, किसमें? एनवायरनमेंट में। और अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी आप इसी को फॉलो करेंगे। अगला पॉइंट है कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण को भाषा एवं गणित के माध्यम से पढ़ाना। तो पर्यावरण जो है उसको कौन से माध्यमों से भी पढ़ा सकते हैं? भाषा के माध्यम से और गणित के भी माध्यम से। तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। एक होती है आपकी भाषा, जिसे आप कलर के नाम से जानते हैं यहाँ पर यूपी में, दूसरी होती है आपकी गणित, और एक होती है आपकी हमारा परिवेश यानी पर्यावरण। ये 3 ही होती हैं, इन तीनों के माध्यम से ही आपको सारी जानकारी दी जाती है, ठीक। और गणित और भाषा के माध्यम से ही क्या पढ़ा दिया जाता है? पर्यावरण पढ़ा दिया जाता है।
आगे पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित हो। पर्यावरण अध्ययन जब आप करा रहे हो तो कैसा हो, वो बाल केंद्रित हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैथ की पेडागोजी। ईवीएस की पेडागोजी में ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एक वीडियो मैंने बनाई थी ईवीएस पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के नाम से, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। बाकी ये रिवीजन है, यहाँ पर वैसे सारी चीजें आ गई, अगर इन चीजों को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसके बाद बात करेंगे गणित की पेडागोजी की। गणित की पेडागोजी में एक वैन हिले ने अपना ज्यामिति चिंतन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का पूछा जाता है 100%। वैन हिले का ज्यामिति चिंतन, इन्होंने 5 लेवल दिए। कितने लेवल दिए? 5। और इनके लेवल कैसे शुरू होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इनके लेवल 0 से शुरू होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको ध्यान रखना है ये जो चाक्षुषीकरण होगा ये कहाँ आएगा? 0 लेवल पर आएगा। विश्लेषण कहाँ आएगा? पहले लेवल पर आएगा। अनौपचारिक निगमन कहाँ आएगा? दूसरे लेवल पर आएगा। और औपचारिक निगमन कहाँ आएगा? तीसरे लेवल पर आएगा। और दृढ़ता कहाँ आएगा? चौथे लेवल पर आएगा। 5वां नहीं आएगा, चौथे लेवल पर। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, इन्होंने 5 लेवल दिए। 0 से चलेंगे और 4 तक जाएंगे, यानी कि 0 भी इंक्लूड है। तो 0 लेवल में क्या होगा? चाक्षुषीकरण होगा। चाक्षुषीकरण क्या है? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में हो सकता है कंफ्यूज हो जाए आप। तो विजुअलाइजेशन का मतलब है कि बच्चा देखकर सीखेगा। देखिए, देखकर कैसे सीखेगा बच्चा, मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए बच्चे ने देखा कि मम्मी जो रोटियां बना रही हैं वो गोल हैं, पृथ्वी कैसी है? गोल है। गेंद कैसी होती है? बॉल गोल होती है। और भी गोल चीजें कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिक्का, कॉइन कैसा होता है? गोल होता है। तो बच्चे ने देखा और देखकर आकृतियों को बता दिया कि ये गोल हैं। ठीक है, यानी कि उसके मन में क्या है कि ये जो चीजें हैं वो क्या है? गोल हैं, पृथ्वी गोल है। विजुअलाइजेशन यानी देखकर चीजों के बारे में बताएगा। भाई कैसे बताएगा? देखकर बताएगा। दूसरे पहले लेवल पर, यानी कि यहाँ पर पहले लेवल पर 0 से शुरू है तो पहला लेवल है ये, और ये है 0 लेवल। तो पहले लेवल पर मैं ऐसे ही इनको लिख देती हूँ क्योंकि फिर आपको होगी कंफ्यूजन। ये होगा 0 लेवल और ये होगा फर्स्ट लेवल, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। इस तरीके से आपको और सहूलियत रहेगी। तो चाक्षुषीकरण में क्या है? बच्चा देखकर चीजों को जानेगा कि ये गोल है, ये त्रिभुज है, ये क्या है। उसके बाद में विश्लेषण में क्या करेगा? विश्लेषण में बच्चा अलग अलग कर सकता है चीजों को। कैसे कर सकता है? अलग अलग। जैसे बच्चे ने ये देखी 3, ये ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल है। फिर ये क्या है? चतुर्भुज है, यानी 4 कोने हैं इसके, तो ये क्या है? चतुर्भुज है। तो इनको इनकी आकृति के बेस पर अलग अलग कर देगा, इनको विश्लेषित कर देगा, यानी वर्गीकरण कर देगा इनका। कब? विश्लेषण वाली स्टेज, यानी फर्स्ट वाली स्टेज पर, फर्स्ट लेवल पर। ठीक है, फिर है आपका सेकंड लेवल अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन में क्या करेगा? इनकी प्रॉपर्टीज को जानने लगेगा कि भाई ये इसकी 3 भुजाएं हैं तो ये क्या है? ट्रायंगल है। क्या है? ये ट्रायंगल है। और इसका फॉर्मूला क्या है ये भी जानने लगेगा। फिर उसके बाद में जैसे ये वृत्त है, ये चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं इसकी, ये चतुर्भुज है। तो अनौपचारिक निगमन यानी कि उनका वर्गीकरण करने लगेगा, अलग अलग उनको डिवाइड करने लगेगा। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज को जानने लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि उनकी प्रॉपर्टीज को जानने लगेगा कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट तो सीटेट में यहीं तक है, यहीं तक पूछा जाएगा। और आपसे सेकंड लेवल भी शायद ना पूछा जाए अभी तक के डिटेल में। फर्स्ट 0 लेवल और फर्स्ट लेवल ही पूछा गया है, यानी बच्चा चीजों को, आकृतियों को देखकर वैन हिले के अकॉर्डिंग कौन से लेवल में पूरी करेगा। तो यहाँ ऑप्शन में आपको चाक्षुषीकरण जरूर दिया जाएगा, तो चाक्षुषीकरण में होगा। और विश्लेषण यानी कि उनको उनकी आकृति के आधार पर वर्गीकृत कर देगा, अलग अलग कर देगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम तार्किक विषय। गणित कैसा विषय है? तार्किक विषय है भाई। रीजनिंग लगती है, थॉट लगता है इसमें, रीजनिंग तर्क करना पड़ता है बच्चे को। किसमें? गणित में। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देता है क्या? गणित। उसके बाद रचनावाद पर आधारित होता है। किस पर बेस्ड होता है? ये रचनावाद पर बेस्ड होता है। और खुद से सीखने के आपको बच्चे को क्या देने हैं? अवसर देने हैं। खुद से सीखने के अवसर देने हैं। आप देख सकते हैं ये पॉइंट खुद से सीखना वाला कितनी जगह आया है। आपने सीडीपी में भी पढ़ा, सीडीपी की पेडागोजी में भी पढ़ा था, उसके बाद में आपने ईवीएस की पेडागोजी में भी पढ़ा, और आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये हर सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेगा पेडागोजी में, क्योंकि पेडागोजी लगभग सभी की सेम होती है।
गणित का अध्ययन बच्चों की अपनी शक्ति का चिंतन तथा तर्क शक्ति और मानसिक क्रियाओं आदि का विकास करता है। गणित का अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपकी तर्क शक्ति का भी विकास होगा और आपकी खुद के अंदर जो शक्तियां हैं उनका भी विकास होगा और जो मानसिक क्रियाएं हैं हमारी उनका भी विकास होता है। किससे? गणित से। आगे पॉइंट है विज्ञान विषयों का आधार। विज्ञान विषयों का आधार क्या है? गणित। गणित किस पर, विज्ञान किस पर बेस्ड है? गणित पर बेस्ड है। ठीक है, किस पर बेस्ड है? गणित पर बेस्ड है, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज, कुछ चीजें बहुत हद तक इनकी सेम होती हैं। बच्चे स्वयं अपने उत्तर की जांच करें, इसके लिए आपको प्रोत्साहन करना है। आपको ऐसा एनवायरनमेंट देना है, ऐसे अवसर देने हैं कि बच्चा अपने आंसर की खुद से जांच कर सके, खुद से चेक कर सके, ऐसे इसके लिए आपको प्रोत्साहन करना है। आगे है बच्चे को गणना करने तथा अभ्यास के अधिक अवसर। बच्चे को गणना करने के और ज्यादा से ज्यादा अधिकाधिक अभ्यास करने के आपको अवसर देने हैं, अपॉर्चुनिटीज देनी है। उसके बाद है शिक्षण की विधियां। शिक्षण की विधियां गणित की दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है आगमन और एक होती है निर्गमन। तो आगमन में कौन कौन सी आएंगी? उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। उदाहरण से नियम की ओर क्या होता है? पहले आप एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद आप नियम की तरफ जाएंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर पहले सामान्य चीजें बताएंगे, फिर विशिष्ट चीजों की ओर जाएंगे। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या होगा यहाँ? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, यहाँ होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्योंकि आप पहले विशिष्ट चीजें यानी कि एग्जांपल्स देंगे, उसके बाद सामान्यीकरण करेंगे, उसके बाद आप रूल्स की तरफ जाएंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसको एक नाम से और जानते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी पहले स्थूल चीजें दिखानी है जो आप बच्चा जिनको देख सके, देख कर टच करके फील कर सके, उसके बाद में आपको सूक्ष्म की तरफ जाना है और मनोवैज्ञानिक विधियों का आपको यूज करना है, यानी खेल पर आधारित और बच्चा खुद से करके सीखे जो मनोवैज्ञानिक विधियां हैं किंडरगार्टन वगैरह, उनका आपको यूज करना है। और यहाँ पर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब देखिए यहाँ निगमन में क्या होगा? एक आगमन विधि होगी, इसके बारे में चर्चा की, जो जानता है उससे नहीं जानता उसकी तरफ, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, उदाहरण से नियम की ओर। अब निगमन विधि में क्या होगा? नियम से उदाहरण की तरफ। पहले नियम बताएंगे, फिर बाद में उदाहरण देंगे बहुत सारे, और फिर होगा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि पहले सामान्य नियम बता दिए, सामान्य मतलब नियम बता दिए, फिर आपने विशिष्ट उदाहरण दे दिए। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पहले सूक्ष्म चीजें बता दी, फिर उसको बाद में दिखाया, यानी पहले आपने दिखाया नहीं चीजों को, अमूर्त चीजें, अमूर्त कार्य कर दिए, उसके साथ अमूर्त चीजें बता दी, फिर उसको आप मूर्त की तरफ ले गए। इसका दूसरा नाम भी है यहाँ अमूर्त से मूर्त की ओर। तो पहले क्या करना इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? ये है हेल्पफुल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और अमनोवैज्ञानिक। तो आपको करना क्या है? आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी विधियां हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपको उदाहरण से नियम की ओर जाना, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और मनोवैज्ञानिक विधियों पर आधारित आपको शिक्षण कराना है। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। आपको मैंने इस एक ही वीडियो में सारा रिवीजन कराने का प्रयास किया है। इसमें मैंने आपको सीडीपी की पूरी पेडागोजी के बारे में बताया, फिर ईवीएस की पेडागोजी के बारे में भी डिस्कस किया और फिर मैथ की पेडागोजी के बारे में भी डिस्कस किया। तो इसके लिए मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत मेहनत की है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरा प्रयास पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना। और इसके लिए आप सर्च करेंगे गूगल, यूट्यूब पर जाकर आपको सर्च करना है CTET प्रिपरेशन इन हिंदी। तो आप जाकर इस वीडियो को देख पाएंगे। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी चैनल पर वीडियो हो आगे आए वो सभी आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।